दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिहार में शिक्षा से जुड़ी क्या क्या समस्याएं हो सकता है। मतलब बिहार के छात्रों को कौन कौन से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अभी वर्तमान बीजेपी की सरकार में। मैं बीजेपी सरकार को कुछ ये नीचा दबाने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं तो बस आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जब बिहार में एनडीए की सरकार था, गठबंधन की सरकार था, नीतीश कुमार शासन कर रहे थे, तो इससे कहीं बेहतर हालत थी। बिहार की हालत आज से 10 महीने पहले बेहतर हालत थी। जहाँ तक बिहार में राजनीति की बात आती है तो कहा जाता है कि राजनीतिक बिहार में लालू यादव के इर्द गिर्द ही होता है। बिहार की राजनीति में लालू यादव का रोल छोटा मोटा रोल नहीं है। बिहार को मानसिक रूप से बदलने में सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो वो श्री लालू प्रसाद यादव। उन्होंने दलित समाजों को मानसिक रूप से ऊपर उठाया। उन्होंने वो अधिकार दिया जिससे वो अपनी आवाज़ रख सकें। लालू यादव भले ही आर्थिक रूप से बिहार को ज़्यादा कुछ नहीं दे पाए, रेल दे पाए, उस समय उतना विकास सड़क के बारे में नहीं कर पाए जो कि आगे आकर नीतीश सरकार ने की। बिहार में जितना लालू को पसंद करते हैं लोग, उतना ही नीतीश को भी पसंद करते हैं। लेकिन बिहार के 5 से 10% को छोड़कर, पूंजीपतियों को छोड़कर बीजेपी को कोई पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि अब तो देश में भी देखा जा रहा है कि बीजेपी को कोई पसंद नहीं करता। मैं बीजेपी का विरोधी नहीं हूँ, पर मैं देश का भक्त हूँ, देश का सेवक हूँ, देश को डूबने से बचा सकता हूँ और बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बीजेपी हार जाएगा तो एनडीए का सरकार आ जाएगा, आरजेडी का सरकार आ जाएगा, पीके का सरकार आ जाएगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो। किसी की सरकार आने से कोई कुछ बदलने वाला नहीं जब तक कि उसकी मानसिकता ठीक नहीं हो। जैसे बीजेपी पार्टी में ही पहले बहुत ऐसे नेता थे जो अच्छे विकास किए। आज ही शायद बीजेपी में सभी भ्रष्ट नेताओं को ख़त्म करके अच्छे नेताओं को एंट्री कर दिया जाए तो बीजेपी भी एक अच्छा पार्टी बन जाएगा। बड़ी बात मानसिकता का होना है, बड़ी बात सेवार्थ का होना है। आज भारत में मैं हैरान रहता हूँ, इतने रेप, इतने मर्डर, इतने मतलब लगता ही नहीं कि मैं स्वतंत्र भारत में जी रहा हूँ। किसी को डर ही नहीं है गुनाह करने से। चलो भगवान तो नहीं देख रहे, भगवान तो वहाँ पे सज़ा देते हैं, पर यहाँ सज़ा देने के लिए जो संविधान बना है, कानून के रक्षक जो हैं उनको तो दायित्व बनता है कि वो उनको न्याय दे पाएँ। वो उन्हीं के लिए बनाए गए हैं, न्याय देने के लिए उनका चयन किया गया है, उनको सेवा के लिए भारत में नियुक्ति किया गया है। डॉक्टरों को क्यों नियुक्त किया जाता है कि वो रोगियों को इलाज करें, लेकिन यहाँ एक कुछ दिन पहले फर्जी एनकाउंटर हुआ भरत तिवारी का, शहीद भरत तिवारी, मैं उनको सत नमन करता हूँ। वो
दलित समाज के लिए, जबकि वो खुद ब्राह्मण ठीक ठाक फैमिली से थे, मैं बड़ा नहीं कहूँगा छोटा नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने एक समाज के लिए आवाज़ उठाया। बताइए, मैं तो क्या क्या इस सरकार से क्या उम्मीद रखेगा जनता, जो मतलब इतने बड़े बड़े फंड आते हैं और उसको धरातल पर ला ही नहीं पाता है। क्या इन लोग मतलब सत्ता की आड़ में कुछ भी कर रहा है, मतलब क्या ही कर सकते। अब बीजेपी के तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि आने वाली, हम तो यही सोच रहे हैं कि 2030 में चुनाव आ रहा है फिर से, या तो 2029 या 30 में चुनाव है। बीजेपी वो नेशनल पार्टी का, वो सेंट्रल सरकार का। मैं अब आने वाले समय में क्या खेल खेलता है बीजेपी, ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन अभी जो भारत की स्थिति चल रही है, जो जिस कंडीशन में भारत है, बीजेपी के नेता श्री नरेंद्र मोदी कहने में घिन आता है ना। अब जो कि प्रधानमंत्री हैं तो बनता है क्योंकि उन्हीं के हाथ में देश है। ऐसा नहीं है कि वो उनको जो मन में आए वो करें, ऐसा जनता करने नहीं देगी, बिल्कुल विरोध करेगी। मेरा मानना यह है कि नरेंद्र मोदी भारत के गुलाम हैं। नरेंद्र मोदी के गुलाम भारत नहीं है, भारत के संविधानों के गुलाम है नरेंद्र मोदी। संविधान जो कहेगा वो उनको करना पड़ेगा। भारत के संविधान में, भारत के मूल संविधान में तो परिवर्तन कर नहीं सकते, इतना तो आप महान हो नहीं। चलिए, आपने भारत को उस मुकाम पर लाके छोड़ा जहाँ से साफ साफ फर्क आता है कि कौन व्यक्ति अमीर है और कौन व्यक्ति गरीब है ना। एकदम फर्क आता है, एकदम सीधी फर्क आता है। जबकि शायद अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जैसे जब प्रधानमंत्री होंगे तो इस चीज़ को छिपाने का काम करते हैं कि नहीं, जो अमीर है जो गरीब है, समान कैसे बनाऊं, भारत को समानता कैसे दिलाऊं, भारत में कोई भेदभाव ना हो। लेकिन फिर से वो भेदभाव जागृत हो रहा है। मैं नहीं कहूँगा कि आपने अडानी को क्यों बेचा, यार बेचा तो कीमत पे बेचता। भारत, क्या बताऊँ, मैं तो जब भारत के बारे में सोचता हूँ, हाँ ये नहीं है कि भारत गुलाम हो जाएगा, भारत गुलाम हो जाएगा इतना आसान थोड़े है अपने। हाँ, लेकिन आपका प्रयास है कि भारत गुलाम हो। मैं तो जिस नज़रिया, लेकिन भारत के लोग गुलाम अब नहीं होने देंगे। कुछ समय के लिए परेशानी में आएगा, जिस तरह की आप विकास कर रहे हैं, सड़क आज बना रहे हैं, 4 दिन बाद हालत ख़राब हो जा रही सड़क की। आपने शिक्षा पर इस तरह की व्यवस्था कर दी कि नहीं, स्कूल में शिक्षक हैं, जहाँ पे शिक्षक हैं वहाँ की मानसिकता ऐसी है कि वहाँ बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं। जो बच्चे जा रहे हैं वहाँ बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है, नहीं वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था है, नहीं वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है, नहीं वहाँ पे बैठने की व्यवस्था है, नहीं वहाँ के स्कूलों में गर्मियों के दिनों में पंखों की आवश्यकता है। अब वहाँ पे कैसे बच्चों को भेजें? जितना सुरक्षित स्कूलों में बच्चे रहेंगे, शायद उससे ज़्यादा उसके घरों में, क्यों आपके यहाँ भेजें? पर आपका काम, पहली बात तो भारत को शिक्षित करना है ही नहीं, आपका काम है भारत को बिगाड़ना। चलिए बिगाड़ लीजिए, जितना आपके पास ताकत है लगाइए, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि भारत के जनता से आप जीत नहीं पाइएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। भारत को छाल से जीत सकते हैं, कुछ पल के लिए क्षणिक सुख पा सकते हैं, लेकिन भारत को हमेशा के लिए गुलाम किसी ने न बनाया है और नहीं बना पाएगा। इतनी क्षमता भारत की जनता रखती है।
आज मैं बहुत मैं परेशान लग रहा हूँ यार कि आज भारत की स्थिति क्या हो जा रही है। इतने पेपर लीक पर जब आवाज़ उठाओ तो इस तरह की मानसिकता पुलिस के द्वारा। बिहार में तो हालत इस तरह का है कि एग्ज़ाम पढ़ रहा है तो ट्रेन में जाने की व्यवस्था ठीक नहीं है। बच्चे यदि कुछ होता है तो उसका जिम्मेवार कौन है? चलो मान लेते ट्रेन, बस भी तो चला सकते हो एग्ज़ाम के लिए। जब पेपर रद्द तुम करवाते हो तो बस कौन चलवाएगा? चलो ये भी मान लिया। सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि तुम लोग छोटे छोटे वैकेंसी निकालते हो। 2000, 1900। अब बताओ कि जब 2000 का वैकेंसी निकालोगे तो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं फॉर्म तो सभी भरेंगे, एग्ज़ाम तो सभी देना चाहेंगे, क्योंकि नौकरी तो सबको चाहिए। तुमको बिहार को, भारत को बिगाड़ना ही मुख्य उद्देश्य है। जबकि अब्दुल कलाम का एक कथन है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। फिर भी तुम लोग बिहार को पीछे छोड़े जा रहे हो। तुमको पता है कि जब तक बिहार विकसित नहीं होगा हम आगे कैसे बढ़ेंगे? जब एक समाज विकसित नहीं होगा हम कैसे गांव बसाएंगे? जब एक छोटा सा परिवार हमसे नहीं चल रहा है हम कैसे समाज को चलाएंगे, कैसे देश को चलाएंगे? मैं आज ऐसा नहीं कि मैं आज प्रशांत किशोर का बहुत समर्थक हूँ, पर जो प्रशांत किशोर का मानसिकता है मैं उनका समर्थन करता हूँ। मैं एकदम हद तक समर्थन करता हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि ये सरकार जितनी जल्दी हो सके सत्ता में आए और परिवर्तित करे। जिस तरह चाइना के लोग, अमेरिका के लोग बदल रहे हैं, खुद को देश को लेकर बदल रहे हैं, मानसिकता से उठकर चल रहे हैं, भेदभाव से उठकर चल रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि भारत में देखो, सत्ता में होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात देश में होना है, देश वालों के दिलों में होना है। आप किस तरह का कार्य कर रहे हो देश में रहकर ये आप जनता से छुपा नहीं सकते। मैं तो इस बात से परेशान रहता हूँ कि जो लोग को लगता है कि मैं कर रहा हूँ कोई नहीं जान रहा है, ये उनकी बहुत बड़ी मूर्खता है। मैंने आज तक एक भी मैंने गलतियाँ जो भी किया होगा अच्छाइयाँ, पर मैंने ये सोच लिया पहले कि नहीं जो मैं कर रहा हूँ वो कोई ना कोई देख ही रहा है। मैं सीधे भगवान को नहीं करता कि नहीं भगवान देख रहा है, भगवान तो हमें सज़ा भी नहीं देगा, बाद में देगा, चलो कर लेता हूँ। मेरी मानसिकता ये रहती है कि नहीं अभी भी कोई देख रहा है, ऐसा नहीं। मैं तो ये सोचता हूँ कि नहीं आज नहीं जानता कल जान जाएगा, तो क्यों इसको गलत क्यों करूँ? जहाँ तक हो सकता है सही करूँ। हमारा मुख्य मुद्दा था छात्रों को लेकर। बिहार में छात्रों की क्या समस्या है, चलो उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1, पहली समस्या है जो शिक्षकों की कमी। मैं अपनी गांव के छोटे से गांव कुशेतागढ़ पर वहाँ से शुरुआत करता हूँ। मेरे गांव में फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक क्लास चलते हैं। क्लास 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th क्लास, 5 क्लास चलते हैं। अब 5 क्लास में क्लासरूम की संख्या सिर्फ 4 नहीं, 4 तो पूरे बिल्डिंग में है, जिसमें एक ऑफिस कार्यालय, एक रसोई का सामान रखने वाला, इसको रसोईया घर किचन कहा जाता है, और वो तो क्लासरूम से भी बड़ा है। 2 क्लासरूम हैं। अब बताओ कि 2 क्लासरूम में कैसे 5 क्लास के बच्चे पढ़ेंगे?
जनसंख्या इतना है, मैं बता दूं, जनसंख्या बिहार का हालत ये है कि सेक्शन ABC चलाना पड़ता है प्राइवेट स्कूल में, लेकिन सरकारी का हालत देखिए। 5th क्लास तक स्कूल है, 2 क्लासरूम है, वहाँ 2 क्लासरूम में भी बच्चे नहीं आ रहे हैं। किस मानसिकता से सरकार चला रहे तुम लोग? टीचर, वहाँ पे 3 टीचर आते हैं, 3, जिसमें से एक डायरेक्टर और 2 शिक्षक। इधर BPSC से कुछ टीचर हायर हुए हैं, 1-2, चलो मान लेता हूँ 4, फिर भी 5 क्लास चलता है, 1 क्लास खाली रह जाएगा, है ना। चलो मान लो उसमें भी डायरेक्टर आके पढ़ाते हैं, ऑफिस का क्या होगा? कोई मिलने आएगा, क्या जवाब देगा? वहाँ पे भोजन तो दिया जाता है, भोजन में कहीं मैं गांव जाऊंगा तो रियल प्ले दिखाऊंगा क्या होता है स्थिति। मतलब मैं सिर्फ शिक्षकों, सरकार को, मैं तो शिक्षकों की दोषी उतना नहीं मानता जितना सरकार को मानता हूँ। और पेरेंट की तो व्यवस्था होता है कि प्राइवेट स्कूल में भेजना, वरना कौन चाहता है अपने खुद को पैसे खर्च करना। लेकिन मैं शिक्षकों से ज़्यादा सरकार को ही दोषी मानता। हमारे स्कूल के लिए कितना ज़मीन प्रोवाइड किए गए थे ये मैं नहीं जानता, लेकिन स्कूल जितना सघन इलाका में बना हुआ है, प्रेयर करने के लिए भी अच्छे से जगह नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं वहाँ पे शौचालय की सुविधा है, नहीं वहाँ पे, मैं गांव की बात करता हूँ कि विकास गांव से ही होगा। जो लोग सोच रहे हैं कि मैं शहर से विकास करते करते गांव में चला जाऊंगा, संभव नहीं है। भारत में इस प्रकार की सोच रखने वाले भारत को विकसित देखना ही नहीं चाहते हैं कि जो लोग शहर में पहले नहीं, पहले आपको गांव में आना पड़ेगा, छोटी इकाई से शुरू करना पड़ेगा। शुरुआत हमेशा, क्या बताएं, भारत में विकास मतलब गांव का विकास। शहर में क्या विकास करोगे यार? शहर में विकास करने की आवश्यकता है? शहर में ज़्यादातर लोग पूंजीपति ही रहते हैं, उनको आ रहा है मंथली इनकम आ रहा है, उनको क्या दोगे? उनको नहीं भी दोगे तो कोई फर्क थोड़े ना पड़ेगा। कितने लोग पटना में जाते हैं बड़े बड़े घर से राशन लेने 5 केजी मंथली? कितने लोगों को खाता में आता होगा PM किसान का 2000? हमें तो नहीं लगता कि आता होगा उनको जो अच्छे से जॉब कर रहे हैं। बिहार का नंबर 2 समस्या, मैं छात्रों की बात करूं, मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ। पहली बात, बिहार में किसी भी स्कूल में चले जाइए, मैं 100 में 2-4 एक्सेप्शंस ले रहा हूँ, 2-4 में ऐसे होंगे जहाँ के प्रिंसिपल, आचार्य महोदय अच्छे होंगे तो वहाँ की ठीक ठाक चल रही होगी। लेकिन मैं 100 में से 90 स्कूल की यही चर्चा कर रहा हूँ कि वहाँ पे लैब की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे लाइब्रेरी की आवश्यकता, वहाँ पे पुस्तकालय है ही नहीं, है तो बहुत पैक, तो बहुत पुराना पहले के ज़माना का। हाँ, पहले सरकारी स्कूल में शिक्षा दी जाती थी, लेकिन जब से सत्ता का मोह चढ़ा है लोग राजनेताओं का, जब से सत्ता का मोह चढ़ा है, पता ही नहीं चल रहा है क्या करेंगे ये लोग, देश को कहाँ से कहाँ घसीट के लेके आ रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि जहाँ था वहाँ की शिक्षा को रखते तो बहुत आगे निकलता भारत, लेकिन वहाँ से नीचे खिसकाने का प्रयास किया भारत को अपने शिक्षा के क्षेत्र में। बिहार में अब मंथली एग्ज़ाम चालू हुआ है, मंथली भी हुआ है शायद, 3 माह पे भी एग्ज़ाम होता है। मैं एकदम दावे के साथ करूँ, आप किसी भी स्कूल में चले जाइए,
और मंथली एग्ज़ाम पड़ा है, उसका आप रिजल्ट मांगिए, आपको टीचर नहीं दे पाएगा, बोलेगा बोर्ड एग्ज़ाम में जांच होगा, ये होगा वो होगा। मैं भी 10th में एग्ज़ाम दिया था, कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। फिर उसका क्या मतलब है? जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो क्या गारंटी कि कॉपी चेक होता होगा? जब कॉपी चेक नहीं होगा फिर परीक्षा का क्या मतलब है? क्या तुम जान पाओगे कि कौन विद्यार्थी कौन क्वेश्चन नहीं बना पा रहा है, किस मानसिकता के साथ अगले दिन तो आगे क्लास लोगे? क्या बताओ? जब कॉपी चेक नहीं हो रहा, रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, तुम्हें कौन पता चलेगा कि इनमें से कौन पढ़ने वाला? चेहरा देख के थोड़ा ना पता चलता है कि नहीं ये विद्यार्थी सुंदर, ये तो पढ़ेगा, ये विद्यार्थी मासूम है, इसका ध्यान थोड़ा सा पढ़ाई में रहता। डिजिटल क्षेत्र में विकास का ना होना, आज का युग तकनीक युग है। तकनीक युग इसीलिए बोल रहा हूँ कि हर काम में तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर, जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है तो किस तरह से कृषि करना है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है तो उत्पादन भी होना चाहिए। तो डिजिटली भी बढ़ना पड़ेगा बिहार को, शिक्षा में डिजिटली भी बढ़ना पड़ेगा। रोजगार के अवसरों की कमी, ये आपका 5वां नंबर सवाल है। रोजगार में अवसरों की कमी, रोजगार में अवसरों की कमी हम इस वजह से उठा रहे हैं सवाल कि बिहार में 50% ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं पढ़ने के पीछे, और जब वो अच्छे से पढ़ लिख लेते हैं और डिग्रियां मिल जाता है, जब डिग्री नहीं मिलता तो डिग्री के पीछे खूब मेहनत करके पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही डिग्रियां आता है उसके बाद कुछ सूझता ही नहीं, अब इस डिग्री का क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ से इसको नौकरी लें। प्राइवेट की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो प्राइवेट तो अलग चीज़ ही है कि आपको कहीं ना कहीं व्यवस्थापूर्वक मिल ही जाता है, लेकिन मैं सरकारी की बात कर रहा हूँ। जब मैंने 12th का एग्ज़ाम पास किया, मेरे पास डिग्रियाँ हैं, ग्रेजुएशन किया, तो उसके बाद हमारे लिए सरकार ने क्या सोचा? 10 के लिए सोचा, लेकिन 10 के लिए सोचने से नहीं होगा। बिहार का जनसंख्या इतना बड़ा है, भारत का शायद दूसरा नंबर पर आता है जनसंख्या में, लेकिन क्षेत्रफल में शायद 12वां नंबर पर आता है, आपको पता होना चाहिए। बिहार की जर्जर प्रति व्यक्ति आय कितना कम है। दिल्ली में चले जाओ, केजरीवाल की सरकार है। मैं केजरीवाल को बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, मैं आप सरकार का समर्थन नहीं करता, क्यों करूँगा किसी का समर्थन? हमें सरकार हमें कुछ नहीं देता, लेकिन आप सरकार के मानसिकताओं का समर्थन करता हूँ, उनके विचारों का समर्थन करता हूँ कि नहीं, आपने जिस तरह से दिल्ली में विकास किया है। मैं फ्री की बात नहीं करता कि आप हमें किसी चीज़ को फ्री में दो, आपकी सामर्थ्य है तो दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप बिगाड़ने में क्यों लगे हैं? नीचे खिसकाने में क्यों लगे हैं? चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बिहार के बच्चों के लिए, जो तो जिसका तो मैं भी शिकार हूँ, कि बेहतर शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में पलायन मतलब वहाँ से चल के आपको बिहार में शिक्षा नहीं अच्छा मिल रहा है तो आपको कोई दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा। मैं भारत की नंबर 1 यूपीएससी की बात कर रहा हूँ। बिहार में चले जाइए, यूपीएससी का बेहतर शिक्षा शायद अब शुरू हुआ है, कई जगहों पर शुरू हुआ है। मैं इसको डायरेक्ट निंदा नहीं करता, लेकिन फिर भी उस तरह का व्यवस्था नहीं है कि आपको जहाँ पे आप हैं वहाँ पे आपको यूपीएससी की शिक्षा बेहतर तरीके से मिल पाए।
आपको पलायन करना पड़ेगा। बिहार, यूपी, बिहार, झारखंड के बच्चे को यूपीएससी करने के लिए जाना पड़ता है मुखर्जी नगर, दिल्ली। आप उस व्यवस्था को बिहार में क्यों नहीं ला रहे हैं? क्या बिहार भारत का हिस्सा नहीं है? अब तो ऐसी समस्या चल रहा है कि एग्ज़ाम ले भी रही है, भर्ती निकाल भी रही है, तो एक ट्रेंड चल गया पेपर लीक का। बहुत शर्म आता है यार, बहुत शर्म आता है। मतलब लगता ही नहीं है कि मैं किस भारत में हूँ। मतलब मैं सच कहूँ, मैं दिल की बात करता हूँ, जब पेपर लीक की बात सुनता हूँ तो लगता है कि क्यों ये सब पढ़ाई कर रहे हैं, इससे क्या ही फ़ायदा होगा? कुछ नहीं होने वाला। और समस्या होता है दूर दराज के छात्रों के लिए व्यवस्था न होना। जैसे बिहार में सबसे भी एजुकेशन को लेकर कोई फेमस है तो वो पटना है। और पटना की महंगाई के बारे में आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि पटना की महंगाई कोटा से भी महंगा है। पटना में रहना, आप छात्र होकर आप इसको साधारण मत समझिए कि पटना में रह लेना सबकी बस की बात है। फाइनेंशियली बहुत कठिन है। जबकि यदि बिहार के पूरे ज़िले में, पूरे अलग अलग संप्रदाय में एजुकेशन को विस्तृत किया जाए तो पटना आने की आवश्यकता ही नहीं है। पटना आएंगे कब? जब घूमने चलते हैं, महंगाई भी कम रहेगा। लेकिन नहीं, एजुकेशन का अड्डा बनाना है तो पटना को, महंगाई यहीं से, हॉस्टल यहीं पूंजीपतियों को यहीं फ़ायदा होगा। मैं नहीं कहता कि पटना गंदा शहर है, लेकिन जो समस्या होता है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। छात्रों को जो समस्या होता है मैं इस पे बात कर रहा हूँ। परिवार को छोड़कर जब आते हैं तो अलग मानसिकता ही बन जाता है। लगता है यार परिवार से दूर हैं, कुछ गलती भी कर लेते हैं तो क्या, किसी को क्या पता, और वहाँ से उसका बिगड़न शुरू हो जाता है। लेकिन वहीं परिवार के साथ तो बहुत कंट्रोल में रहते हैं। बिहार में जो अभी भी समस्या है वो बिजली का समस्या प्रमुख है। आप देखिएगा, गांव में जाइए कभी, अब अभी की गर्मी तो अब थोड़ा सा कम है, चलो अभी भी जाइए तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि गांव में 16 घंटा बिजली बहुत मुश्किल से मिलता है। 24 घंटे में 16 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ। एक समय आया था, मैं पिछले साल शायद 2024 की बात कर रहा हूँ, कि 6 घंटे बिजली मिलती थी। किसान किस तरह से अपना फसल लगाते थे यार, मैं तो देखकर क्या बताऊँ। अभी की स्थिति थोड़ा सा ठीक है, फिर भी 8-8 घंटे कैसे लोग बर्दाश्त करते होंगे। जिनकी पढ़ाई है, जो वाईफाई लगा कर एजुकेशन ऑनलाइन कर रहे हैं और लाइन ही कट गया तो वाईफाई कैसे चलेगा, उनकी क्लास का क्या होगा? इस पर सरकार का सोच ही नहीं है। सरकार का सोच है कि मैं अपनी पार्टी कैसे मजबूत करूं, मेरी पार्टी में 230 विधायक हैं, 230 को और मजबूत करके 270 कैसे ले जाऊं। कुछ लेकर आए थे, कुछ लेकर जाइएगा ही नहीं। मानसिकता बदलो यार, देश के लिए सोचो, है ना? नहीं चाहता था आवाज़ उठाना, क्यों कोई आवाज़ उठाए जब उसको। पर बीजेपी एक समय में ठीक था। मैं बीजेपी को ही क्यों बोल रहा हूँ,
क्योंकि उस समय भी नरेंद्र मोदी ही था और आज भी नरेंद्र मोदी ही है, इसीलिए मोदी बोलूँ या बीजेपी फ़र्क नहीं पड़ता। जब 14 में सरकार आई थी तो वादे किए थे, तो उस समय का मानसिकता हमें बहुत पसंद था, भारतवासियों को भी बहुत पसंद था कि नहीं। हाँ, और उस समय जो पद छोड़ के गए थे वो इनसे कहीं महान थे। छोड़े थे तो छोड़ना तो सत्ता का आना जाना चला रहता है, लेकिन इस तरह का व्यवहार करना, सत्ता में आकर खिलवाड़ करना भारतीय लोगों से, अब कहते हैं विश्व गुरु बनेंगे यार। मतलब आज देख रहे हैं कि भारत के पूंजीपति लोग भारत को छोड़ रहे हैं। क्या उनको देश से लगाव नहीं है? है, उनको भी लगाव है, लेकिन उनको इस तरह से भारत में रहना ही पसंद नहीं है, इस तरह की मानसिकताओं के साथ जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए इधर से उधर होते रहते हैं। एक कहावत था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यह अब कलयुग में कहावत बनकर रह जाएगा, इसका पालन करने वाले हमको नज़र नहीं आते। मैं कुछ उदाहरण से समझाता हूँ, है ना। ये बातें हवा में नहीं कही जा रही है, ये बातें मैं महान चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, राघव चड्ढा। ये मैं टीएमसी के प्रमुख नेता सयानी घोष की बात कर रहा हूँ, और को तो मैं नहीं जानता, पर बहुत सारे ऐसे हैं जो पार्टी बदले हैं, जिन्होंने कुछ समय जनता के साथ था, वो कुछ समय बाद जनता के खिलाफ हो गया। तो सत्ता के लिए अब कुछ भी कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो अब इसीलिए मैं भी किसी से वादा नहीं करता कि नहीं मैं तो सत्ता परिवर्तन नहीं करूँगा, ये वो। मेरी बस एक सोच रहती है कि हाँ, जनता के अहित में कोई काम हमसे भूल ना हो जाए। भूल हो जाता है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, है ना। छात्रों की सुरक्षा, परिवहन और भी चुनौतियाँ हैं। जैसे छात्र जब बिहार के छात्र जब एग्ज़ाम देने के लिए निकलते हैं तो रेलगाड़ियों में जगह नहीं रहता है, विद्यार्थी बिल्कुल नहीं रहता है। आपको लगता है क्या बात सत्य है? कभी आप जब अच्छा बिहार का एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस, यार मैं होम गार्ड की बात कर रहा हूँ, होम गार्ड, आप कभी बिहार में होम गार्ड की जब एग्ज़ाम हो ना, स्टेशन पर जाइएगा पटना में, या तो राजेंद्र नगर तो जंक्शन, और वहाँ देखिएगा भीड़ क्या होगा। क्या तुम लोग देश चलाओगे यार। तो मोदी के कारनामों, अब देखो क्या बोल सकते हैं यार, जो मतलब ऊपर से ही इतना घिनौना करता। चलो मैं आज अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। हमसे यदि कोई भूल हुई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, कमेंट में बताइएगा। नहीं सर, आपने यहाँ गलत था, आपने इसको क्यों यहाँ पे इतना पर टॉर्चर किया। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को टॉर्चर करूँ, लेकिन सत्ता में तुम हो तो किससे लड़ूंगा यार। कुछ दिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण किया गया अभिषेक तिक्की के द्वारा, तो उसका सोच पार्टी बनाना थोड़े था कि नहीं हम तो आएंगे जनता से सत्ता में आएंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधान, कुछ ऐसा सोच नहीं है। क्या करेगा यार, तुमसे लड़ के तुमसे जीत के क्या करेगा। लेकिन उनका एक सोच है कि नहीं, भारत में जो भ्रष्टाचार है उसको एकदम ख़त्म कर देना, और उनमें वो क्षमता है, करेंगे। समय लगेगा, सत्य को साबित
होने में समय लगता है, करना नहीं पड़ता है, लेकिन सत्य को साबित होने में समय लगता है। और सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है और होगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सभी लोगों को।